नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से, जहां पर ज्वेलर पर जानलेवा हमला हुआ है। ज्वेलर अभिषेक केसरवानी पर हमला हुआ है। जेसीपी क्राइम ने बयान दिया है। लापरवाही पाए जाने पर पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। जमीन के विवाद में हमले की आशंका जाहिर की गई है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ज्वेलर पर जानलेवा हमला हुआ है। ज्वेलर का नाम अभिषेक केसरवानी है। उन पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर ने ये बयान दिया है जेसीपी क्राइम ने कि अगर लापरवाही सामने आती है पुलिस वालों की तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। शुरुआती आशंका इस बात की है कि जमीन के विवाद में ये हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए आप। घायल व्यापारी को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर है। ज्वेलर अभिषेक केसरवानी को देख पा रहे हैं आप। गंभीर अवस्था में इनको अस्पताल ले जाया गया है और दूसरी तरफ जेसीपी क्राइम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच में अगर पुलिस वालों की कोई लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश भी की जाएगी। थाना विकास नगर क्षेत्र में जो अभिषेक है, जो कि बदरी सराफ एंड ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है, तो दुकान बंद करके अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे अपने स्वयं के वाहन में, और उसी समय एक गाड़ी द्वारा उनको रोककर गोली मारी गई है। चोट अभी तक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? हमें देखिए, सबसे खुशी की बात यही है, जैसा जेसीपी क्राइम भी अपनी बाइट में बता रहे हैं, देखिए सर्राफ अभिषेक केसरवानी फिलहाल खतरे से बाहर है। गोली उनके दाहिने कंधे के नीचे लगी है और डॉक्टर्स ने उनको जो प्राथमिक उपचार के बाद ठीक बताया है। वो फिलहाल ट्रामा सेंटर में भर्ती है। उनके पिता का ये कहना है कि उनका जमीन का विवाद चल रहा है मोहनलालगंज इलाके के अष्टभुजा पाठक से और खुद उनके अपने बड़े भाई से पारिवारिक बंटवारे के बाद से। तो फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि जमीन के विवाद में ही उनको जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। पुलिस का भी ये कहना है और घायल व्यापारी के परिवार वालों का भी कहना है कि लूट का कोई प्रयास नहीं हुआ है। लेकिन धनतेरस का माहौल है, एक दिन बाद दिवाली है। ठीक, पुलिस को हर जगह तैनाती के निर्देश दिए गए, सादे कपड़ों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बावजूद उसके एक सर्राफ के साथ ऐसी घटना हो जाती है कि पुलिस की कार्यशैली और उसकी सतर्कता पर सवाल जरूर उठाती है। ठीक है, शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बलरामपुर में प्रशासन ने शातिर हिस्ट्री शीटर की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। आरोपी महेश कुमार तिवारी गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद हैं और धन्नी डीह गांव का वो रहने वाला है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी संपत्ति को जब्त किया गया, जिसमें 95 बीघा खेत भी शामिल है। आरोपी महेश कुमार पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके 5 साथियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक अभी और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। इस पे जो गैंगस्टर लगा था उसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है, तो वो 95 बीघा के करीब इसके पास ज़मीन है और जिन क्षेत्रों में है वहाँ से जब एक अनुमान लगाया गया तो ये प्रॉपर्टी 2.5 से 3 करोड़ की हो रही है। आजमगढ़ में एक दरोगा की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा बदरका चौकी पर तैनात शिव कुमार कुशवाहा सड़क के किनारे बाइक पर खड़े एक व्यापारी को मारते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से कर दी है। पूरे मामले पर एसपी सुधीर सिंह ने आरोपी दरोगा का ही बचाव किया है और पीड़ित को दोषी ठहरा दिया और कहा कि दरोगा ने अपनी आत्मरक्षा में व्यापारी की पिटाई की और आत्मरक्षा में ही मारपीट की गई है। कानूनन अपराध नहीं कहा जा सकता है इसको, ये दलील दी गई है एसपी की तरफ से। तस्वीरें देखिए आप। आजमगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर दरोगा बीच सड़क पर इस युवक की पिटाई कर रहा है। देखा है और आपने भी वो वीडियो देखा होगा। वो व्यक्ति खुद चौकी इंचार्ज के साथ बदतमीजी कर रहा है और उससे मारपीट करने को उतारू हो रहा है। तो जो कुछ भी किया है चौकी इंचार्ज ने वो आत्मरक्षा में किया है और आत्मरक्षा करना और अगर कोई हमलावर होता तो उसे उसी भाषा में जवाब देना ये उसका अधिकार भी है, कानून प्रदत्त भी है। इसमें मुझे और कुछ नहीं कहना। उधर फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और सिपाही ने सेना के जवान के साथ मारपीट की है। इस दौरान वहां पर दरोगा भी मौजूद था और उसके सामने ही फौजी की लाठियों से पिटाई की गई। पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है।
फतेहपुर से खबर सामने आई है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और सिपाही ने सेना के जवान के साथ मारपीट की है। तस्वीरें देखिए आप। और बताया जा रहा है कि जब ये मारपीट की जा रही थी उस दौरान दरोगा जी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया नहीं। फौजी की लाठियों से पिटाई की गई और ये पूरी घटना का जो वीडियो है अब वायरल है। सीएम योगी आज युवाओं को दिवाली का तोहफा देंगे। सीएम योगी सिंचाई और जल संसाधन विभाग में चयनित जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति और पद स्थापना पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:45 पर शुरू हो जाएगा और सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही तमाम जिलों में मौजूद सफल अभ्यर्थियों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा सुबह 10 बजे सीएम राजभवन में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। बिहार के चुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से गदगद दिल्ली में जश्न मनाया गया। बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बिहार में एनडीए के एक बार फिर सत्ता पर कब्जा होने का जश्न दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार नतीजों के लिए जनता को धन्यवाद दिया। चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि फैमिली पार्टियां देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। मैं कहूंगा नड्डा जी आगे बढ़ो, आप कहिए हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल के चुनाव में मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया और जनता का आभार जताया। उन्होंने पीएम मोदी को देश विदेश का सबसे शक्तिशाली नेता बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। वो ओपन कार में ऑफिस पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने बम्पर जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट तक के भी उपचुनाव थे और इन चुनाव में बिहार समेत जिस तरीके की जीत भारत की जनता ने और बिहार की जनता ने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जेपी नड्डा ने कहा, इस बड़ी जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण लोगों ने जो जन समर्थन दिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को मजबूत बनाने के लिए सीएम योगी हर जतन कर रहे हैं। इस बार दिवाली में गिफ्ट के तौर पर यूपी के अलग अलग जिलों के प्रोडक्ट कुछ खास लोगों को गिफ्ट किए जाएंगे। क्या है यूपी का गिफ्ट हैम्पर और किसे मिलेगा ये शानदार गिफ्ट, आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में हर जिलों के विकास के लिए सीएम योगी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम चलाई है ताकि हर जिले में रोजगार के अवसर बढ़ सकें और वहां की खास वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर बाजार मिले। इसी कड़ी में सीएम योगी ने इस बार दिवाली में अनोखा गिफ्ट बास्केट तैयार किया है जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ देश के खास लोगों के पास पहुंचेगा। इस बार दीपावली पर अपने प्रियजनों व मित्रों को कुछ खास उपहार दीजिए जो उनको उम्र भर याद रहे, और वो उपहार है आपके जिले की प्रसिद्ध वस्तु। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप अपने प्रियजनों को एक यादगार उपहार दे पाएंगे और दूसरा अपने जिले की प्रसिद्ध वस्तु को बढ़ावा दे सकेंगे। साथ ही आप देश की तरक्की में भी भागीदार बन पाएंगे। गर्व से सबको बताइए कि आपके जिले की कौन सी वस्तु मशहूर है और एक जनपद एक उत्पाद योजना में सम्मिलित है। आइए देखते हैं योगी के दिवाली गिफ्ट बास्केट में क्या क्या है। गोरखपुर से टेराकोटा शिल्प के गणेश लक्ष्मी, सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल, लखनऊ का चिकन का कुर्ता, वाराणसी से सिल्क का स्टोल, मुरादाबाद का ब्रास बाउल। दिवाली गिफ्ट बास्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो देश के जाने माने लोगों के पास पहुंचने वाले हैं।
मसलन आगरा का मार्वल का टी कोस्टर, आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी का फूलदान, सहारनपुर का लकड़ी का पेन स्टैंड, प्रतापगढ़ से औषधीय गुणों से भरपूर आंवला और कन्नौज का बेहतरीन इत्र। जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो आप लखनवी चिकन की कढ़ाई का कोई कपड़ा उपहार में दे सकते हैं। अगर आप कन्नौज से हैं तो इत्र, फिरोजाबाद से हैं तो ग्लास से बने हुए उत्पाद, बनारस से हैं तो बनारसी रेशम वस्त्र, गोरखपुर से हैं तो टेराकोटा और अगर मुरादाबाद से हैं तो पीतल के बर्तन उपहार में दे सकते हैं। कीमत उपहार की नहीं, यादों की होती है। इस दीपावली पर अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों को उपहार में दीजिए। जरा ठहरिए, यूपी में इतने ही जिले नहीं हैं, और भी हैं जो बेहतरीन प्रोडक्ट के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं और योगी के दिवाली गिफ्ट बास्केट में शामिल हुए हैं। जैसे मुजफ्फरनगर का फ्रेश गुड़, चंदौली की जरी जरदोजी से बना डिजाइन, और इन सभी नायाब प्रोडक्ट को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयागराज में बना बास्केट सीएम योगी के दिवाली गिफ्ट में शामिल हुए हैं। यकीन मानिए, ये ऐसे गिफ्ट्स हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी मात देने वाले हैं। तो आप भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को खरीदिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने यूपी के बने प्रोडक्ट भेंट कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी सरकार ने दिवाली पर प्रदेशवासियों को खुशखबरी देते हुए बिजली के टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यूपी में बिजली की दरों को महंगा नहीं किया जाएगा और न ही बिजली की कमी होने दी जाएगी। यूपी में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली टैरिफ बढ़ाने के यूपीपीसीएल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी फिलहाल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सस्ती बिजली लोगों को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। हमने सब्सिडी भी बढ़ाई है और हम लगातार हमारे कॉरपोरेशन को भी हमने पूरे मैनेजमेंट को, यानी कि चेयरमैन यूपीपीसीएल और सभी डिस्कॉम के प्रबंधकों को भी लगातार मैंने बातचीत की है। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी कहा है कि यूपी में बिजली की कोई कमी नहीं है, इसलिए आने वाले समय में भी बिजली की किल्लत नहीं होने देंगे। अगली गर्मियां पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं को कहीं कोई शिकायत ना रहे, निर्बाध बिजली लोगों को मिलती रहे, उसकी तैयारी अभी से हमारे पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दी है। कोरोना संकट के चलते अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। अब ये कार्यक्रम 3 दिन के बजाय 1 दिन का ही होगा और 13 नवंबर को सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। कोविड-19 को देखते हुए अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 3 दिन की बजाय सिर्फ 1 दिन ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये दीपोत्सव 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राम की पैड़ी पर मनाया जाएगा, जिसमें 13 तारीख को सभी मुख्य कार्यक्रम, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल का प्रतिभाग होना है, और भी उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी उसमें हो सकते हैं। कार्यक्रम भले ही संक्षिप्त हो गए हों, लेकिन जश्न कम नहीं हुआ। यहाँ लेजर शो हुआ, जिसमें भगवान राम की झांकियां दिखाई गयी। रामनगरी अयोध्या में अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। राम की पैड़ी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे इसका अद्भुत सौंदर्य निखर कर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या से हाईवे की तरफ जा रहे रास्ते भी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। यूपी में पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 9 नवंबर को वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति से सेंटर खोलने की मांग की थी, जिसे पीएम ने 48 घंटे के भीतर ही पूरा कर दिया। अब बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति ने पीएम का आभार जताया है। पीएम मोदी ने अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति सिंह से वर्चुअल संवाद में किए गए कमिटमेंट को 48 घंटे के अंदर पूरा कर दिया, जिससे वाराणसी के साथ ही पूरे पूर्वांचल को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल 9 नवंबर को पीएम ने वर्चुअल संवाद में बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति सिंह ने खेलो इंडिया योजना के तहत नेशनल सेंटर ऑफ क्लियरेंस खोलने की मांग की थी। इसके 48 घंटे के अंदर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्रशांति सिंह को ट्वीट में टैग करते हुए सेंटर खोले जाने की मंजूरी की जानकारी दी। ये यूपी का पहला केंद्र होगा जिसमें खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की सभी सुविधाएं मिलेंगी। पीएम से मांग करने वाली प्रशांति सिंह इतनी जल्दी रिएक्शन से खुशी के साथ हैरान भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की इन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय खेल मंत्री, ये लोग मतलब 48 घंटे भी नहीं बीते और इन्होंने इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया है और करके खुद बता रहे हैं। तो मतलब ये बड़ी
अचंभित करने वाली बात है। यूजुअली हमारे सिस्टम में मैंने इतना देखा नहीं, पर दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मैं गर्व भी फील कर रही हूँ। नेशनल सेंटर खुलने से यूपी से कई बड़े खिलाड़ी निकलेंगे जो ओलंपिक तक का सफर तय करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।